यही का नाम एक मोदीलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। स्वागत है आपके नए एपिसोड मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है लॉन्ग वीकेंड के बाद, जिस पर हम चर्चा करेंगे? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। लंबे सप्ताहांत के बाद पिछले सप्ताह हम आपके पास मनी सेंट्रल का एपिसोड लेकर नहीं आ पाए क्योंकि छुट्टियां थी। चर्चा के लिए आज हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण कल प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम जो संदेश या संबोधन था लाल किले से, और उसमें उन्होंने भारत को विकसित देश बनाने के लिए 2047 तक का लक्ष्य रखा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि छलांग कितनी ऊंची होने वाली है और हमारी तैयारियां किस स्तर पर हैं, ये हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से भारत की अर्थव्यवस्थाओं तक कई ज़रूरी खबरें हैं। कच्चे तेल की कीमत में क्यों गिरावट आई है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ खबरें खेती और बाकी जगहों से हैं, जिन्हें आपको बताएंगे। शुभम, कौन सी खबरें हैं, कौन से मुद्दे हैं आज के मनी सेंट्रल का जो हिस्सा बने, इसके लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी, क्या महंगाई वाकई कम हो रही है? क्योंकि आंकड़ों में तो दिख रही है, आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई घटी है, लेकिन क्या वाकई कम हुई है? और कितना महंगा होगा कर्ज? इस साल घट सकती है चावल की खरीद। फिर बदलने वाला है जीएसटी का ढांचा। क्यों ठंडा पड़ गया कच्चे तेल का उबाल? जी हाँ, जब हमने आखिरी मनी सेंट्रल किया था तब ये $100 के करीब था, अब $94 से भी नीचे आ गया है। और क्या 2047 तक भारत बन जाएगा विकसित राष्ट्र? क्या विकसित राष्ट्र की परिभाषा होती है, विकासशील विकसित में क्या अंतर होता है, इस सब पर आज चर्चा करेंगे। पहली खबर आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको एक शो के बारे में बताना होता है हर बार। तो आज प्रियंका संभव ने जो शो इस बार किया है वो है आरबीआई जो नई गाइडलाइंस लेकर आई थी डिजिटल लोन्स के लिए, उन पर बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही थी। कई चाइनीज ऐप का नाम आया था कि लोन देने के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं। उन फ्रॉड को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ने लंबी चौड़ी गाइडलाइंस जारी की। वो गाइडलाइंस कितनी नियामक के नाखूनों को नुकीला करेंगी, वो गाइडलाइंस कितने काम की हैं, फ्रॉड कितने रुक पाएंगे, वो गाइडलाइंस किन पर लागू होंगी, किन पर लागू नहीं होंगी, उपभोक्ताओं के हित कितने सुरक्षित होंगे, नहीं होंगे, ये सब कुछ लेकर बटोर कर प्रियंका जी आपके पास आ गई हैं। आप तत्काल मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर ऊपर कंटेंट लगा हुआ है, कितनी लगेगी लगाम, डिजिटल एप्लीकेशन का थंबनेल है, उस पर आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी कि इन दिशा निर्देशों के बाद डिजिटल ऐप का ये जो फ्रॉड है, ये जो जाला है, ये कितना साफ हो पाएगा। अब पहली खबर आज की। पिछले हफ्ते सरकार की तरफ से जुलाई के महंगाई के आंकड़े जारी किए गए, रिटेल आज आए हैं WPI के, यानी कि थोक महंगाई के। जो रिजर्व बैंक की जो सहनीय स्तर है 6%, इससे ऊपर है, लेकिन पिछले महीने के मुताबिक उसमें कुछ कमी आई है। महंगाई दर के ऊपरी स्तर पर बने रहने की वजह से संभावना बढ़ गई है कि रिजर्व बैंक एक बार फिर से पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की महंगाई अभी भी शहरों से ज़्यादा है और 11 राज्य तो ऐसे हैं देश के जहां महंगाई राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। इस बीच आज थोक महंगाई के आंकड़े आए हैं। WPI का आंकड़ा बताता है कि जुलाई में थोक महंगाई जो है वो 13.93% रही है, जो जून के मुकाबले थोड़ी घटी जरूर है। सर, WPI 14% के आसपास, CPI 7% के आसपास। ये ट्रेंड नया नहीं है, लंबे समय से चलता चला आ रहा है। इतना अंतर क्यों है दोनों महंगाई में? लगभग 16 महीने हो गए हैं शुभम, हम इस ट्रेंड को देखते हुए। जब थोक महंगाई डबल डिजिट में है और खुदरा महंगाई सिंगल डिजिट में, और उसमें भी वो आरबीआई के टॉलरेंस से बाहर है। पहले रिजर्व बैंक थोक महंगाई के आधार पर ही भारत में महंगाई की ब्याज दरों की नीति निर्धारित करता था, अब खुदरा महंगाई के आधार पर होती। और इसमें जो बड़ा अंतर दिख रहा है वो ये बताता है कि महंगाई का, खुदरा महंगाई में आपकी कीमतों पर आने वाला असर धीमे धीमे आता है। जैसे अगर आप केवल फूड इन्फ्लेशन को देखें तो थोक महंगाई का आंकड़ा जो आज हमारे पास मिलता है, उसमें थोक महंगाई की में जो फूड इन्फ्लेशन है वो करीब 10.77% के आसपास की दर में फूड आर्टिकल्स के सेगमेंट में दिखाई दे रही। जबकि जब आप खुदरा महंगाई में देखें तो वहाँ पर 7% से नीचे 6.5% के आसपास है, यानी करीब 11% या लगभग 10.5% की महंगाई खाद्य सामानों के थोक बाजार में है। खुदरा सामानों के बाजार में उतनी बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दे रही, और इसलिए भारत की प्रमुख उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां लगातार ये कह रही हैं कि वो कीमतों में बढ़ोतरी करती रहेंगी। यहाँ तक कि त्यौहार के मौसम में भी हमें बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। जैसे हमने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा आज देखी है। तो जब भी किसी देश में प्रोड्यूसर्स के साइड से महंगाई ज़्यादा होती है और कंज्यूमर के साइड से महंगाई उसके तुलना में कम होती है, तो इस बात की संभावना होती है कि या तो कंपनियाँ इस महंगाई को एब्जॉर्ब करेंगी,
अपने ऊपर लेंगी और कीमतों में बढ़ोतरी रोकेंगी, जिसका नुकसान उन्हें अपनी बैलेंस शीट पर उठाना पड़ेगा, या कंपनियां आने वाले समय में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस महंगाई को उत्पादों के बीच में लाकर धीमे धीमे आगे ट्रांसफ़र करेंगे। और इसलिए भारत की महंगाई को लेकर, उसमें कमी को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्ति नहीं बन पा रही है। एक महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में, थोक महंगाई के संदर्भ में देखना ज़रूरी है। थोक महंगाई में भी जो आज आंकड़े हमारे पास आए हैं शुभम, उसमें फ्यूल और पावर के सेगमेंट की महंगाई करीब 43.75% पर पहुंच गई है, जो पिछले महीने की महंगाई से ज़्यादा है। जबकि पिछले महीने थोक महंगाई का जो टॉप लाइन नंबर था वो नीचे आया है, लेकिन फ्यूल और पावर सेगमेंट की महंगाई में तेज बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की महंगाई में हमें थोड़ी सी कमी महत्वपूर्ण ढंग से दिखाई दे रही है। तो अब निगाहें अगले महीने के महंगाई आंकड़ों पर होंगी। सर, महंगाई के नंबर को एक तरह से और समझना चाहेंगे। एक तरफ खबरें हैं कि एफएमसीजी कंपनियां दाम बढ़ाएंगी, दूसरी तरफ खबर है दूध महंगा हो गया, और तीसरी तरफ खबर आ रही है कि महंगाई का आंकड़ा जो है वो कूल ऑफ दिखा रहा है, कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रही है, पीक आउट हो चुकी है। क्या आपको लगता है वाकई महंगाई कम हो गई? क्योंकि बाजार से तो ये डिफर दिख रही है। हाँ, महंगाई कम नहीं हुई, और रिजर्व बैंक के अपने आंकड़ों के हिसाब से भी, रिजर्व बैंक के लिए अगर आप लगातार महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक की जो टिप्पणियां और मॉनेटरी पॉलिसी में जो रिजर्व बैंक की तरफ से समीक्षाएं आती हैं उन्हें ध्यान से देखें तो रिजर्व बैंक की चिंता हेडलाइन इन्फ्लेशन को लेकर उतनी नहीं है जितनी कोर इन्फ्लेशन को लेकर है। कोर इन्फ्लेशन वो है जो मौसमी महंगाई में, जिसमें ऊर्जा और फूड की महंगाई को अलग कर दिया जाता है, उसके बाद जो कोर इन्फ्लेशन दिखाई देती है उसकी है। और अभी भी कोर इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक के टॉलरेंस बैंड से या उसकी सहनीय सीमा से काफ़ी ऊपर है, 6% से ऊपर बनी हुई है। कोई भी देश जब अपनी मौद्रिक नीति को तैयार करता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि कोर महंगाई को, कोर इन्फ्लेशन को कम किया जाए, क्योंकि वो सबसे जटिल और जिद्दी महंगाई है। उसमें मौसम के हिसाब से बदलाव नहीं होता। अगर टैक्स बढ़े हैं, अगर कंपनियों ने अपनी उत्पादन लागत बढ़ाई है, अगर महंगाई के कारण अपनी पैकेजिंग चेंज की है, तो कोर इन्फ्लेशन कम नहीं होती। इसलिए इस बात की संभावना में दिखाई दे रही है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी करेगा। कम से कम सारी एजेंसियां ये मान रही हैं 6% से ऊपर की कोर इन्फ्लेशन भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। दूसरी चीज़ ये कि जिन चीज़ों में बढ़ोतरी अभी हुई है जो इस महीने हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी, जैसे कि जीएसटी का असर हमें महंगाई के आंकड़े में नहीं दिखाई दिया। जो जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी हुई थी उसका असर हमें महंगाई के आंकड़े में अब आने वाले समय में दिखाई देगा। और इसके साथ गेहूँ और चावल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हमें दिख रही है, ये शायद अगली बार महंगाई के आंकड़े में नजर आएगी। रिजर्व बैंक इस मामले में कॉम्प्लेसेंट नहीं है, रिजर्व बैंक इस मामले में लापरवाह नहीं है। रिजर्व बैंक की तरफ से बार बार ये बात कही गई है कि महंगाई में पर नियंत्रण में अभी लंबा वक्त लगेगा। इसलिए सारे लोग, सभी लोग जो भी करीब से महंगाई को देख रहे हैं वो मान रहे हैं कि अभी महंगाई में गिरावट का, थोक और खुदरा महंगाई में गिरावट का जो फेस है ये ट्रांजिएंट हो सकता है, यानी थोड़े समय के लिए हो सकता है। इसके बाद हम महंगाई दर में एक और बढ़ोतरी आने वाले समय में देख सकते हैं। राहत की बात सिर्फ ये है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है, यानी भारतीय तेल कंपनियों के लिए अब कच्चे तेल की कीमतों का औसत स्तर शायद $100 के आसपास आ गया है। लेकिन बाकी और चीज़ें, खासतौर से जो सीजनल महंगाई है भारत की, वो अभी काफ़ी दबाव बनाए हुए है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से MCLR दर में हुई एक और बढ़ोतरी के बाद संभावना और भी मजबूत हो गई है कि रिजर्व बैंक अगले महीने पॉलिसी दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर सकता है। SBI ने MCLR में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और अप्रैल से अब तक ये 5वीं बढ़ोतरी। सितंबर अंत में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी और ऐसी संभावना है कि बैठक में पॉलिसी दरों को बढ़ाने पर सहमति फिर से बन सकती है। सर, आपको लगता है कि एक हाइक और आना है, और आएगा तो कितना बड़ा हो सकता है ये हाइक? हाँ, अब लगभग शुभम को लगता है सारे प्रमुख बैंक, HDFC, IDFC बैंक, कैनरा बैंक, ICICI, सारे बैंक भारत के बहुत तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ाने में लग गए हैं। और यहाँ एक अक्सर चर्चा में ये बात कही जाती है कि जब रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी करता है तो उसका ट्रांसमिशन बहुत स्लो होता है, पर जब भी रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंक उसके ट्रांसमिशन में या उसे पास ऑन करने में समय नहीं लगाते। रिजर्व बैंक ने 3 महीने में ये तीसरी हाइक की है, 5 महीने में तो 5वीं हाइक है। और इसके साथ पूरा का पूरा माहौल, चाहे वो कॉर्पोरेट लोन्स का हो या बिजनेस लोन का हो या पर्सनल लोन का हो, होम लोन का हो, इस पूरे के पूरे बाजार में अब ब्याज दरें बढ़ने का पूरा सेंटिमेंट तैयार हो गया है। और चूंकि आने वाले समय में बैंकों को इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि RBI ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी करेगा, जैसे हमने महंगाई के संदर्भ में चर्चा में बताया कि महंगाई को रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर में आने में अभी लंबा समय लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो हमको अनुभव मिलते हैं, तजुर्बे मिलते हैं कि केंद्रीय बैंक कभी भी महंगाई के
खिलाफ लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ते हैं। जब तक महंगाई की दर में एक निर्धारित रूप से लंबे समय तक कमी ना आ जाए तब तक वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी को वापस नहीं लेते। तो इस बात की संभावना है कि आगे हमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी और दिखाई देगी। लगभग 35 बेसिस पॉइंट की हाइक हमें सितंबर की बैठक में दिखाई दे सकती है शुभम, और 25 बेसिस पॉइंट की हाइक हमें दिसंबर की बैठक में दिखाई देगी। रिजर्व बैंक की इस बात की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो जो टर्मिनल रेपो रेट होगी इस पूरे साइकिल के खत्म होने के बाद वो 6 से 6.5% के आसपास होगी, और शायद बैंकों ने उस बात की तैयारी करना शुरू कर दी। और स्वाभाविक सी बात है कि बैंक एक मुश्त ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं कर सकते, इसलिए वो धीमे धीमे ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें। इतनी तेज और रैपिड कर्ज की दरों में बढ़ोतरी हमने भारत में काफ़ी समय बाद देखी है, और ये बिल्कुल उन्हीं फुट स्टेप्स पर है जैसे रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, उससे पहले भी और उससे बाद भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी दिखाई देती। तो अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो अभी भी सस्ता कर्ज मिलने का थोड़ा बहुत मौका बचा हुआ है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी वापस लौट रही है और बैंक अब बिल्कुल देरी नहीं कर रहे हैं कर्ज महंगा करने में, क्योंकि उन्हें इसके बराबर इसे संभालने के लिए आने वाले समय में जमा पर ब्याज दरें भी बढ़ानी होंगी। तो इसलिए वो अपनी बैलेंस शीट को और इंटरेस्ट मार्जिन्स को ठीक रखने के लिए ब्याज दरों में आने वाले समय में भी बढ़ोतरी करते रहेंगे। देश में इस साल धान की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है, जिस वजह से धान की उपज घटने की आशंका है और इसका असर धान की सरकारी खरीद पर पड़ सकता है। इस साल सरकार किसानों से कितना धान खरीदेगी इसको तय करने के लिए अगस्त के अंत में प्रमुख धान उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि के साथ खाद्य मंत्रालय की बैठक होगी। इस बीच दालों की महंगाई भी बढ़ती जा रही है और सामने त्योहारी सीजन भी है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि व्यापारियों के पास पड़े तुअर के स्टॉक की पड़ताल करें। इस साल तुअर और उड़द की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है, जिस वजह से हाल के दिनों में इन दोनों दलहन के भाव बढ़ गए हैं। सर, पहला सवाल मेरा, दूसरा सवाल मिक्स करके मैं आपसे पूछता हूं। पहला, चावल की खरीद कितनी हो सकती है, क्या आपको आशंका लग रही है घटने की? और दूसरा, दालों को लेकर चिंता बढ़ती दिख रही है क्या? हाँ शुभम, ये चावल की खरीद को लेकर जो केंद्र सरकार की बैठक है, इस पर हमारी और बाजार की सबकी निगाहें होंगी, और महंगाई पर करीब से नज़र रखने वाले लोग हों या ट्रेडर हों, उनकी निगाहें होंगी, क्योंकि सरकार इसमें यह संकेत देगी कि वो इस साल चावल की खरीद का लक्ष्य क्या रखना चाहती है, और उसका असर हमें बाजार में कीमतों पर दिखाई देगा। अगस्त तक का जो हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध है उसमें अगस्त तक जितने धान की खरीद हुई है उसमें करीब 5.9 करोड़ टन चावल तैयार हुआ है, यानी केंद्रीय बफर में धान के बाद मिलिंग के बाद जो चावल आया है वो 5.9 करोड़ टन है। पिछले साल इसी दौरान तक 6 करोड़ टन चावल की सप्लाई हुई थी इस व्यवस्था से, और 2019-20 में करीब 5.18 करोड़ टन चावल निकाला गया था। तो अगर आप 3 साल का ट्रेंड देखें, पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें, तो हम 2 साल से में अगस्त तक चावल की आपूर्ति के मामले में पीछे हैं। अब यहाँ से खरीफ की फसल को लेकर पैडी की या धान की बुवाई को में कमी होने के प्रामाणिक तौर पर सरकार की तरफ से भी संकेत दिए जा चुके हैं। चावल की कीमतों में बढ़ोतरी भी हमें दिखाई दे रही है। तो इसलिए इस बैठक में सरकार ये तय करेगी कि इस साल चावल की खरीद का स्टॉक क्या रखा जाए। हालांकि चावल के बफर की स्थिति उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, भारत में चावल का बफर गेहूँ जितना कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ये तय करेगी कि कितना चावल खरीदा जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो दाल को लेकर है। दाल में स्टॉक लिमिट्स को सख्ती से लागू किया जा रहा है। लंबे समय बाद हमें दाल की कीमतों में तेजी दिखाई दी है। यहाँ भी खरीफ से जुड़ा हुआ मामला है। खरीफ में दाल की बुवाई जिन क्षेत्रों में होती है उन क्षेत्रों में बाढ़ और बारिश की स्थिति अभी तक बनी हुई है। बारिश वहाँ लेट रेंज भी है और उस हिस्से में काफ़ी बाढ़ रही है, इसलिए दाल की कीमतों में पर दबाव बना हुआ है। दाल को लेकर भी हमारे सामने लगता है अगले 7 से 10 दिन के अंदर फाइनल नंबर स्पष्ट होकर सामने आएगा कि आखिर दाल का इस बार का खरीफ का उत्पादन कितना होने वाला है। चावल के मामले में भी जो इम्पॉर्टेंट जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य हैं वहाँ से चावल के आंकड़ों में और चावल की आपूर्ति को लेकर अगर कुछ उत्साहवर्धक संकेत मिलते हैं तो शायद चावल की खरीद का लक्ष्य इस बार अगर पूरा नहीं तो उसके आसपास उसके करीब हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, सितंबर के पहले हफ्ते में ये रिलीज होगा एडवांस एस्टीमेट सरकार की तरफ से, तो और क्लियर हो जाएगी कि पिक्चर कैसी बनती दिख रही है। अब मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हो गया है। 9 महीने तक लगातार एफआईआईज बिकवाली करते रहे, फिर अचानक शेयर बाजार में उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। क्या बदला? 9 महीने से जैसा जो कुछ था, ना रुपया मजबूत हुआ, ना महंगाई घट रही है, कैट की स्थिति भी अभी बहुत अच्छी नहीं है, क्रूड के प्राइसेस भी 100 के पाले। फिर ऐसा क्या बदल गया कि एफआईआईज खरीदने लगे तो कब तक टिकेंगे? ये सारे सवालों के जवाब आपको मनी 9 की इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेंगे।
9 महीने तक शेयर बाजार में एक तरफा बिकवाली करने वाले विदेशी निवेशक अब खरीदारी करने लगे हैं। इसी खरीदारी का असर है कि सेंसेक्स और निफ्टी 4 महीने की ऊंचाई पर हैं। अधिकतर सेक्टर इंडेक्स मजबूत होने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि शेयर बाजार का पूरा दौर अब खत्म हो रहा है। लेकिन सेंटीमेंट में अचानक हुआ ये बदलाव सिर्फ विदेशी निवेशकों की खरीदारी से ही लौटा है। विदेशी निवेशकों ने पिछले साल अक्टूबर से इस साल जून तक 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। उससे तुलना की जाए तो लगभग 8-9% यानी 22,453 करोड़ की खरीदारी अगस्त के पहले 12 दिन में ही कर ली है। इससे पहले जुलाई में भी करीब 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर में आई नरमी ने विदेशी निवेशकों को एक बार फिर से भारत की तरफ लौटने के लिए मजबूर किया है। जुलाई के दौरान डॉलर इंडेक्स 109 के ऊपर पहुंच गया था, जो अब घटकर 105 पर आ गया है। डॉलर में नरमी के अलावा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को निवेश के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है और इस वजह से भी विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी बढ़ाई है। लेकिन विदेशी निवेशकों की ये खरीदारी कब तक बनी रहेगी और मुनाफा वसूली के चक्कर में उन्होंने भी निवेश खींचा तो क्या होगा, और साथ में उस निवेश का क्या होगा जो एफआई की बिकवाली के समय भारतीय निवेशकों ने दांव पर लगाया है। अकेले एलआईसी ने ही जून तिमाही में 46,000 करोड़ से ज्यादा झोंके हैं। ये सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब बैंक ऑफ अमेरिका इस साल के अंत के लिए निफ्टी का लक्ष्य 15,600 बता रहा है, यानी मौजूदा स्तर से करीब 2,000 पॉइंट नीचे। हालांकि बाजार के कुछ जानकार मान रहे हैं कि विदेशी निवेशकों की खरीदारी बनी रह सकती है। एयूएम कैपिटल के हेड इक्विटी रिसर्च राजेश अग्रवाल का मानना है कि अगर कोई बड़ा नेगेटिव जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो शेयर बाजार में ये तेजी और एफआईआई की खरीदारी फिलहाल शेयर बाजार में जारी रहेगी। छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन बाजार की दिशा सकारात्मक रहेगी। बहरहाल मनी 9 की सलाह है कि निवेशक शेयर बाजार में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। अभी तक जिन वस्तुओं पर सरकार जीएसटी नहीं वसूलती थी, उनमें से कई वस्तुओं पर टैक्स लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो छूट प्राप्त वस्तुओं को टैक्स के दायरे में लाने पर सुझाव देने वाले मंत्री समूह इस दिशा में काम कर रहा है और जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में कई वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाने का सुझाव दे सकता है। सर, अब किन पर जीएसटी और लगेगा? कौन सी बदलाव ऐसे हैं जो अब आ सकते हैं जीएसटी की दरों में? जीएसटी की दरों में बदलाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हमने इससे पहले जीएसटी की दरों में कुछ बढ़ोतरी देखी थी, जिसमें जो कई सारी चीज़ें जीएसटी के दायरे से बाहर थी उन्हें लाया गया और जिसमें कि कई खाद्य उत्पाद थे। अब यहाँ जो चुनौती है, जो मुंबई कमेटी की रिपोर्ट आई है सरकार के पास या जीएसटी काउंसिल के पास, उसमें सबसे बड़ी चुनौती इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जहाँ कच्चे माल पर टैक्स की रेट तैयार माल से या फिनिश्ड प्रोडक्ट से ज़्यादा है, और ये समस्या भारत के टैक्सेशन ढांचे की चिरंतन समस्या है। जब जीएसटी नहीं था तब उत्पाद शुल्क और इंपोर्ट ड्यूटी में ये समस्या थी, अब जीएसटी में समस्या दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, जीएसटी काउंसिल इस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए फिर एक बार जीएसटी दरों में बदलाव करेगी, और जिसका असर हमें टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन पर दिखाई देगा। यानी अब जो दरें बढ़ेंगी वो शायद थोड़े बड़े फिनिश्ड उत्पादों के ऊपर दरों में बढ़ोतरी होगी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में खासतौर से टेक्सटाइल को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर चर्चा होगी। मोटे तौर पर सितंबर में हमें याद होगा कि पिछले साल की जीएसटी काउंसिल ने फुटवियर और टेक्सटाइल पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश की थी। फुटवियर और फिनिश्ड अपैरल पर ड्यूटी 12% तय की गई थी 1 जनवरी के बाद। इससे पहले 5% का रेट इन दोनों उत्पादों पे था, और 1,000 रुपये तक के पीस पर का जो तैयार गारमेंट था, अपैरल था, उसमें जीएसटी रेट 5% सेल वैल्यू पर लगाया गया था। यही 1,000 रुपये तक के रुपए के फुटवियर के लिए भी ये नियम था। इसी तरह से कई और चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शायद इस बार जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में तय करेगी, जिसका असर हमें टैक्सेशन पर, खासतौर से जीएसटी पर कई चीज़ों के टैक्स में बढ़ोतरी के रूप में सामने आ सकता है।
आपके यहाँ बिजली के ज़्यादा कट लगने लगे तो समझ जाइए कि आपके राज्य ने समय पर पावर प्लांट से खरीदी बिजली का भुगतान नहीं किया है। रिपोर्ट्स की माने तो पावर प्लांट ने ऐसे राज्यों को होने वाली बिजली की सप्लाई में कटौती की शुरुआत कर दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और राज्य भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं और कई राज्यों में बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सर, ये कटौती कहाँ शुरू हो गई है और ये हो क्यों रही है? हाँ, कटौती पर आने से पहले जीएसटी के मामले में एक अपडेट और है कि जो सरकार ने पिछले साल टेक्सटाइल पर ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी, उसे बाद में वापस लेना पड़ा था क्योंकि कई सारे प्रमुख राज्य ऐसे थे जहाँ पर इसका विरोध हुआ था और केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया था। वापस वो प्रक्रिया सामने आ रही है। ये बिजली के बिलों में अब या तो आपके यहाँ बिजली की कटौती होगी या बिजली के बिल बढ़ेंगे। ये बात हम मनी सेंट्रल में लगातार कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब बिजली उत्पादकों को अपने अनुबंधों में दिए गए उस अधिकार का इस्तेमाल करने की छूट दे दी है, जिसके तहत, जिसको कि हम लेट पेमेंट सरचार्ज का रूल कहते हैं, जिसके तहत अगर बिजली उत्पादक कंपनियों को उनका पैसा पूरी तरह से भुगतान में नहीं मिलता है तो वो पहले चरण में जितनी कॉन्ट्रैक्टेड पावर सप्लाई है उसमें 25% कटौती कर सकती हैं, यानी 75% के आसपास की बिजली की आपूर्ति वो रोक सकती हैं। और अगर ये कंटिन्यू ये शर्त तब लागू की जाएगी जब 30 दिन तक राज्य का बिजली डिस्काम अपनी बकायेदारी 30 दिन में की बकायेदारी पूरी नहीं करता है। ये काम अभी नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के संदर्भ में शुरू हो गया है, यानी उन्होंने अपनी बकायेदारी को 30 दिन के भीतर नहीं चुकाया है और वहाँ बिजली की आपूर्ति में कमी की गई है। यानी अगर उन्हें 100 मेगावाट की आपूर्ति की जानी है तो बिजली उत्पादक अब उन्हें केवल 75 मेगावाट की आपूर्ति कर रहे हैं। 25% की कमी उनकी आपूर्ति में कर दी गई है। अगला जो कदम है वो बहुत ज़्यादा सख्त है क्योंकि राज्य सरकारों के पास और डिस्कॉम्स के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बकायेदारी है। प्रधानमंत्री को खुद ही कहना पड़ा कि राज्य सरकारें और डिस्कॉम अपनी बिजली की बकायेदारी जो बिजली उत्पादक कंपनियां उन्हें दें। डिस्कॉम्स के पास बिजली की बकायेदारी वो तब चुकाएंगी जब राज्य सरकारें जो सब्सिडी देती हैं उसका पैसा वो वापस कर सकें। तो ये पूरा चक्र बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। अगली शर्त यह है कि अगर कोई डिस्कॉम अपनी देनदारी में 30 दिन से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होता है शुभम, तो उसकी 100% पावर जो उसे कॉन्ट्रैक्ट में जो उसका पीपीए हुआ है, पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है बिजली उत्पादक के साथ, उसकी 100% बिजली एक्सचेंज में बेच दी जाएगी। मतलब बिजली कंपनी के पास अधिकार होगा कि बिजली की आपूर्ति बंद कर दे और उसे बिजली को जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस बिजली को पावर एक्सचेंज के माध्यम से बेचना शुरू कर दे। सरकार ने काफ़ी कोशिश की है कि ये बकायेदारी कम हो सके, राज्यों को और डिस्कॉम्स को मदद दी गई है, लेकिन अब अंततः स्थिति वहाँ आ गई है जहाँ पानी नाक तक आ गया है। बिजली उत्पादन कंपनियों ने बिजली की आपूर्ति में कटौती के नियम का पालन करना शुरू कर दिया है और अभी बड़े राज्य इस चपेट में नहीं आए हैं क्योंकि अभी ये काम मेघालय और सिक्किम के संदर्भ में हुआ है, लेकिन बकायेदारी तो प्रमुख और बड़े राज्यों पर भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये नियम वहाँ लागू किया जा रहा है तो जिन राज्यों में राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियों ने पैसे नहीं चुकाएं वहाँ भी बिजली में कटौती हो सकती है, यानी कि बिजली की कटौती के कुछ की संभावनाएं आने वाले समय में ज़्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शुभम इसका समाधान नहीं निकाल पाई कि राज्य सरकारों के पास अतिरिक्त पैसा आएगा कहां से और ये पैसा वो चुकाएंगे कैसे। अब खबर चीन से। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में आर्थिक सुस्ती लगातार गहरा रही है। जुलाई के दौरान चीन में रिटेल बिक्री और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले दोनों सुस्त पड़े हैं। जुलाई में रिटेल बिक्री में सिर्फ 2.7% की ग्रोथ दर्ज की गई, वहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी सिर्फ 3.8% रही है। अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए चीन ने ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। जब पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, कर्ज महंगे हो रहे हैं, तो चीन इसको घटा रहा है। सर, चीन के ताजा आर्थिक आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? चीन के सारे आंकड़े बहुत खराब आए हैं और अभी तक जो पिछले सप्ताह तक की चर्चा थी कि चीन में महंगाई है, लेकिन उस समय भी हमने अपनी चर्चा में मनी सेंट्रल में कहा था कि चीन में महंगाई से ज़्यादा समस्या चीन में प्रोड्यूसर साइड की डिफ्लेशन है क्योंकि जो उत्पादकों के स्तर पर कीमतों में कमी है, ये मांग में कमी और उत्पादन में समस्या दिखा रही है। चीन ने इधर ताइवान के आसपास जिस तरीके की सैन्य गतिविधियां शुरू की हैं उसे लेकर भी काफ़ी निवेशकों में आशंकाएं काफ़ी बढ़ी हैं और उसका असर हमें चीन के इकोनॉमिक सेंटीमेंट पर दिखाई देता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट का आंकड़ा हमारे सामने 3.8% था, रह गया है। इकोनॉमिस्ट का टारगेट था, चीन के विशेषज्ञों का टारगेट था कि विकास दर 4.3% रहेगी, यानी काफ़ी नीचे आया है। रिटेल सेल्स की ग्रोथ रेट बहुत कम रही है, 2.7% रही है। जो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट था वो भी आकलनों से कम है और
चीन की अर्थव्यवस्था में बाकी मांग के भी प्रमुख कारक इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन काफ़ी गहरा है। और चीन की अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन होने का मतलब है दुनिया के कमोडिटी बाजारों में और बाकी जगह डिमांड में कमी होना। और यही वजह थी कि दुनिया के जब बाकी देश महंगाई से निपटने के लिए अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तब चीन ने अपने यहाँ ब्याज दरों में कटौती की है और ब्याज दर कम की है ताकि ताकि बाजार में डिमांड दिखाई दे सके। सर, ये कटौती का असर होगा? कितनी लिक्विडिटी पहुंचेगी सिस्टम में, कितना फायदा होगा, कितना सपोर्ट मिल पाएगा? मुझे लगता है कि जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से चीन लगातार पिछले 3-4 महीनों से 5 महीनों से अपनी अर्थव्यवस्था को पंप प्राइम करने के लिए, उसमें पैसे डालने के लिए लगातार नए तरीके के उपाय कर रहा है। उस उपाय में एक हिस्सा ब्याज दरों में कटौती का भी है। इससे पहले चीन की सरकार ने राज्य सरकारों को विशेष रूप से टैक्स रियायतें देने की छूट दी थी। बैंकों से कहा गया था कि वो रियलिटी सेक्टर के लिए विशेष स्पेशल फंड दे। राज्य सरकारों को कर्ज लेने की सुविधा भी दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी जो संभावना भी दिखाई दे रही है, उस हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि तुरंत चीन की अर्थव्यवस्था में कोई तेज रिकवरी दिखाई देगी। अगले 2-3 महीनों के लिए हमें इस बात पर इंतजार करना पड़ेगा कि चीन की अर्थव्यवस्था से सुधरे हुए आंकड़े क्या आते हैं। और यही वजह है कि हमें कमोडिटी बाजार और ऑयल मार्केट में तेज दबाव दिखाई दे रहा है। चीन में आर्थिक सुस्ती की वजह से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव $94 के नीचे आ गया। WTI क्रूड भी $88 के नीचे पहुंच गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बना हुआ है। सर, कच्चे तेल की कीमतों में एक दिन तेजी आ जाती है, $100 पे पहुंच जाता है, अगले दिन फिर $93-94 पर आ जाता है। इतनी उतार चढ़ाव क्यों है? बहुत वोलेटाइल है कच्चे तेल का बाजार लगातार, जिसे हम देख रहे हैं। चीन की जो ब्याज दरों में कमी, इससे बाजार में करीब $60 अरब आने की संभावना है। शायद इससे कच्चे तेल के बाजार को, क्रूड ऑयल के बाजार को थोड़ी डिमांड बढ़ने की उम्मीद दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल अमेरिका में अगर मंदी बहुत ज़्यादा गहरी होने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के बाद भी डिमांड में उतनी तेज गिरावट नहीं आई है, तो दूसरी तरफ कच्चे तेल बाजार को परेशान करने के लिए चीन की अर्थव्यवस्था सामने आके खड़े हो गई। और जो रेंज हमने देखी है, वो रेंज की वॉलेटिलिटी ही बताती है कि कच्चे तेल का बाजार कितना स्थिर है। एक और दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो था कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का, वो केवल चीन नहीं था। ईरान की तरफ से ऐसा संकेत दिया गया कि वो पश्चिम देशों के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर डील को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसे कम करने की कोई संभावना दिखाई दे रही। और अगर ईरान से प्रतिबंध हटाए जाते हैं और ईरान का तेल मुक्त रूप से बाजार में आता है, तो बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति में फिर बढ़ोतरी होगी। तो ये भी एक सेंटिमेंट था, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ईरान से प्रतिबंध हटाए जाएंगे, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम रखनी है, तो पश्चिम के देशों को ईरान का तेल बाजार में छोड़ने के लिए कि इसका स्पेस या जगह बनानी होगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति का जो दबाव है अभी भी बना हुआ है, यानी बाजार में कच्चे तेल का जो मौजूदा स्तर है आपूर्ति का, वो $100 के आसपास का जो प्राइस लेवल है उसे ही सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ईरान का तेल आता है तो उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में कमी दिखाई देगी। और शायद वही एक दबाव है जो हमें आज ब्रेंट की कीमतों पर दिखाई दे रहा है, जो करीब $95 के आसपास है। WTI तो $88 के आसपास, $88-89 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी निचला स्तर है पिछले दिनों में अगर आप कच्चे तेल की तेजी के पिछले स्तर से उसकी तुलना करें तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित किया और उसमें उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित देशों के समूह OECD से तुलना की जाए तो भारत अभी बहुत पीछे है। ये लक्ष्य कितना बड़ा है? विकासशील होना या विकसित होने में क्या अंतर है? इस पर चर्चा करते हैं। सर, पहला सवाल, विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों के बीच अंतर कैसे किया जाए? क्या अंतर होते हैं बेसिक? कई अलग अलग परिभाषाएं हैं, पर अगर आप सारी परिभाषाओं को अलग भी रख दें तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके आधार पर कोई देश विकसित या विकासशील होता है, और ये बहुत स्थापित परंपरा काफ़ी आकलन जो काफ़ी समय से चला आ रहा है। और इसे शुभ में एक मैक्रो इकोनॉमी के स्तर से देखा जाता है और दूसरा इसको हम नैनो इकोनॉमी कह सकते हैं, उस स्तर से देखा जाता है। मैक्रो इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी। इनकम ही किसी देश के लोगों को विकसित, विकासशील और उससे भी और बहुत सारी
कैटेगरी हैं, लो इनकम, लो मिडिल इनकम, इस तरीके की कैटेगरीज भी आती। विकासशील देशों में भी कई कैटेगरीज हैं। विकासशील देशों में लो इनकम कंट्रीज भी हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज भी हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज भी हैं। तो भारत उस रैंकिंग में करीब 144वें पायदान पर है दुनिया में। और जो नैनो इकोनॉमी है, जहां किसी देश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आधार बनाया जाता है, वो दूसरा पहलू होता है। यदि आपके देश की या किसी देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तो उनका मानव विकास सूचकांक पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अर्बनाइजेशन, इन सारे पैमानों पर भी उस देश के लोगों की परिस्थिति बेहतर होगी। और ये दूसरा पैमाना, जहां भी भारत उस सूचकांक में 130वें 131वें नंबर पर नीचे है। ये करीब 194 देशों का सूचकांक है और शायद 189 देशों के आस का सूचकांक प्रति व्यक्ति आय के तौर पर मोटे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये दो पैमाने हैं जिन पैमानों के आधार पर हम भविष्य में किसी भी देश के विकसित होने की या डेवलप्ड होने की संरचना तैयार होती है। हमने हाल के दिनों में चर्चा की थी कि चीन इस कोशिश में था कि वो मिडिल इनकम इकोनॉमी के लेवल पर चला जाए। विकसित तो वो भी नहीं हो रहा था। चीन ने भी अभी अपने आप को डेवलप्ड कंट्री का एम नहीं किया। चीन की कोशिश ये थी कि वो लो मिडिल इकोनॉमी से निकलकर मिडिल इनकम इकोनॉमी के लेवल पर पहुंच जाए। सर, मौजूदा स्थिति भारत की आपने बताई, आपको क्या लगता है कितना दूर है ये लक्ष्य, छलांग कितनी लंबी है? छलांग बहुत लंबी है शोन, और छलांग को समझने के लिए कई सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और यही हम सरकारों की तरफ से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जब वो ऐसे बड़े लक्ष्य रखती हैं तो उसके साथ वो माइलस्टोन भी तय करें, वो व्यवस्था और वो ढांचा भी बताएं कि भारत इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकेगा। चर्चा में बड़ी बात है कि भारत को विकसित देश होना है। OECD देशों की प्रति व्यक्ति औसत आय $48,000 है। भारत उनके मुकाबले 7वां हिस्सा है। यानी भारत की आय जो सबसे गरीब देश हैं उनसे 6 से 7 गुना ज़्यादा है, और जो सबसे अमीर देशों से 60 गुना कम है भारत की प्रति व्यक्ति आय। भारत यहाँ पर खड़ा हुआ है। 25 वर्षों में अगर भारत को OECD देशों के आसपास, जो कि विकसित देश माने जाते हैं, उन्हें अगर उनके आसपास पहुंचना होगा तो भारत को 9 से 10% बल्कि कुछ वर्षों में 12% की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी चाहिए होगी। और यही हम वो नैनो इकोनॉमी की बात करें, चाहे वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो, शिशु मृत्यु दर हो भारत में शिशु मृत्यु दर घटने में 2047 आ जाएगा तो वो 1% के आसपास आ जाएगी। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, बाकी और पैमाने, कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े जो हमको बताते हैं कि अगर आप गौर से देखें तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय का मौजूदा स्तर है, उस स्तर पर तो अमेरिका और UK पिछली सदी में थे, 19वीं सदी की शुरुआत में थे। और अगर आप एसेट्स के आधार पर देखें तो भारत में जो कारों की का परसेंटेज है वो 1915 में अमेरिका में था, भारत में 6 के पास हैं। अगर ओनरशिप, कारों की ओनरशिप देखें, रेफ्रिजरेटर की ओनरशिप, अभी NFHS का आंकड़ा हमारे सामने आया जो बताता है कि भारत में रेफ्रिजरेटर और की ओनरशिप अभी भारत में जितनी है 1945 में अमेरिका में वो थी। सेम एयर कंडीशनर्स के साथ स्थिति है, वॉशिंग मशीन के साथ है, टीवी के साथ है, कंप्यूटर के साथ है। इनका हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही तो आपको विकसित देश में बेहतर जीवन स्तर हो, लोगों की बेहतर आय हो, उस स्तर पर ले जाते हैं। तो भारत में अभी केवल 6% लोगों के पास कारें हैं, और भारत की तब भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत की काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये सब कुछ अगर आप व्यवहारिक रूप से तुलना करें, चाहे वो एसेट ओनरशिप के आधार पर, चाहे लोगों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या मानव विकास सुविधाओं के आधार पर, भारत के लिए बहुत कठिन और बहुत लंबी चढ़ाई है और बहुत लंबी छलांग की ज़रूरत होगी। उस छलांग के लिए बहुत बड़ी ताकत लगाने की ज़रूरत होगी, और वो अभी उसका कोई प्लान स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखता है। बिल्कुल, यानी कि ये लक्ष्य जो है बहुत दूर है, लक्ष्य हासिल करना बड़ी है। मौजूदा स्थिति क्या अंशुमान जी ने बताई, और ये लक्ष्य कितना बड़ा है आपको इसी से समझ आ जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ समझना जरूरी है कि सब कुछ किसी भी देश का विकसित से विकासशील होना एक ही चीज पर निर्भर है कि वो उसकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर कितनी तेज है, और उसकी तुलना में रोजगारों की परिस्थिति क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगारों के मामले में सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। हमने इस पर विस्तार से इकोनॉमिका में चर्चा की थी और उन्होंने बताया था कि स्थायी नौकरियों का पूरा ढांचा ही चरमरा गया है, सारी नौकरियां अस्थायी होती चली जा रही हैं। ऐसी स्थिति में जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इनकम बढ़ाने के लिए सरकारों के पास ठोस कार्य योजनाएं नहीं होंगी,
विकसित देशों का सपना तो छोड़ दीजिए, अभी हमको लो मिडिल इनकम से मिडिल इनकम तक जाने के लिए, मध्य आबादी पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। और एक और यहाँ बड़ा सवाल है शुभम, जो सवाल सबसे ज़्यादा दिमाग में है कि जब तक भारत मान लीजिए 2047 तक हम इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब तक तो हमारी यूथ पॉपुलेशन का डिविडेंड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार के आंकड़े ये बता रहे हैं 2030-2032 के बाद से भारत में एजिंग शुरू होगी, भारत में लिमिटेड समय के लिए अब युवा आबादी है। तो ये बड़ी जटिल पेचीदा सा सवाल है कि क्या हमारे पास, जब तक हम विकसित देश होने का सपना देख रहे हैं, तब तक हमारे पास युवा आबादी होगी कि नहीं होगी। एक दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं भी मान लें कि आप अगले 6-7 साल 10 साल में भारत की आर्थिक विकास दर को दहाई के अंकों में पहुंचा सकते हैं, 10%, 12-11% पहुंचा सकते हैं। एनर्जी का इंपोर्ट, मैसिव एनर्जी का इंपोर्ट चाहिए इस तेज दौड़ने के लिए। आपको ऊर्जा की मांग में बड़ी ज़रूरत होगी, कैपिटल और पूंजी की मांग में ज़रूरत होगी, स्किल और शिक्षा में जो हम कर चुके हैं पिछले 15-20 साल में, 25 साल में, उससे कई गुना ज़्यादा निवेश की हमारे पास ज़रूरत होगी। और तब उस परिस्थिति के बाद हम ये सोच पाएंगे कि मिडिल इनकम की तरफ जाएंगे। तो सपना महत्वपूर्ण है, अच्छा है, पर सपने और लक्ष्य में यही फर्क होता है कि सपना आप देख सकते हैं, लक्ष्य के लिए आपको हासिल करने के लिए आपको माइलस्टोन्स बताने होते हैं। मैं जब कल सुन रहा था तो मुझे हेनरी डेविड थोरो की एक बात याद आ रही थी प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हुए, और थोरो ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इफ़ यू बिल्ट कैसल्स इन द एयर, योर वर्क नीड नॉट टू बी लॉस्ट, दैट इज़ वेयर दे शुड बी, नाउ पुट द फाउंडेशंस अंडर देम। तो अगर आप, किला तो हमेशा हवा में ही बनता है, लेकिन वहीं हो आपने अगर वहाँ बनाया तो उसके नीचे बुनियाद रखने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी बहुत ऊंची इमारत आप खड़ा करना चाहते हैं तो उसकी बुनियाद मजबूत करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सरकार के प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक का लक्ष्य दिया है, तो अब हमें जल्दी ही एक रोड मैप भी मिलेगा। बिल्कुल, इसका इंतजार हम सबको रहेगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अपने सवाल सुझाव हमको ज़रूर भेजिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।